जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एनसीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं निशांत आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग वीवीआई जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए चलते हैं आज के अपना पहला सवाल पर। और एक बात सुनिए, ये जो है इसमें हम 25 को ऑब्जेक्टिव करेंगे। टोटल कितने करेंगे? तो 25 ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे मेरे भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपना आज के पहला सवाल पर। देखिए पहला सवाल क्या बोला है, अब सभी के सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है पहला सवाल, देखिएगा। बस एक मिनट, बताइए, जवाब दीजिए इसका। क्या बोला कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, यानी जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? बताइए, क्या अम्ल कहलाता है, या फिर क्षार कहलाता है, या फिर लवण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं मेरे भाई? तो बताइए कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा? तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है मेरे भाई? तो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम बोलें कि अम्ल के पीएच मान कितना होता है, आप सब बताएंगे। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है मेरे भाई 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? तो 7 से कम होता है। और क्षार के 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक याद करते चलिएगा, 7 से अधिक होगा। चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग बहुत ही अच्छे से। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए पढ़िए, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई। क्या CaCO3 है, या फिर Na2CO3 है, या फिर CaHCO3 दी होल 2 है, या फिर NaHCO3 है? बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो Na2CO3 होता है। इसको क्या बोलते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? तो सोडियम कार्बोनेट बोला जाएगा। सोडियम कार्बोनेट बोला जाएगा मेरे भाई। चलिए इसका जो उपयोग है कांच के निर्माण में भी होता है, साबुन ये सब के निर्माण में सोडा एस का उपयोग किया जाएगा। चलिए ये समझ में आया होगा। अगला सवाल पर चलते हैं। चलिए बताइएगा बहुत आराम से उत्तर कि बोला है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में बताना है कि कौन विजातीय यौगिक है। क्या चूना पत्थर होगा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, या फिर संगमरमर होगा, या फिर खड़िया होगा मेरे भाई? तो कौन इसमें विजातीय है? सब यौगिक है इसमें, समझिएगा। लेकिन विजातीय का मतलब होता है कि एक अलग जाति के रूप में है। तो एक अलग जाति के रूप में संगमरमर ही है। क्या है मेरे भाई? तो संगमरमर है। इसका सूत्र होगा CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। देखिए बोला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है आपको कि बेकिंग सोडा के रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे भाई? बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या Na2CO3 होता है, या फिर NaHCO3 होता है, या CaCO3 होगा, या CaSO4 होगा? बताइए ऑप्शन नंबर किस में हम लोग सही लगा दें। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है मेरे भाई NaHCO3 होता है। इसको बोलते हैं सोडियम, क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है। NaHCO3 को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। बोला है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में कौन जो है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है मेरे भाई, जो समझिए कि जिसका भंडारण सीमित है, जिसका बहुत उपयोग बहुत अधिक होगा, तो कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अनवीकरणीय। तो बताइए कि कौन अनवीकरणीय है? बहता पानी, या फिर पवन, या फिर सूरज? तो कौन अनवीकरणीय है मतलब कौन समाप्त हो जाएगा? तो क्या होगा? तो पेट्रोलियम।
क्या होगा मेरे बताइए। बोला कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत हो जाएगा मेरे भाई सूर्य। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। चलिए, बोला जो पदार्थ दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो पदार्थ मतलब जलेगा तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो उसे क्या कहेंगे। क्या इंजन कहेंगे, ईंधन कहेंगे, तापक कहेंगे। तो क्या होता है मेरे भाई याद रखिएगा, ईंधन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। चलिए अगला चलते हैं, 8वां नंबर देखते हैं। देखिए, Zn+Cu अभिक्रिया किया तो क्या बना, ZnSO4+Cu। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया का नीचे नाम दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे Zn, यहाँ पर ZnSO4 के साथ जुड़ गया। यहाँ पर कॉपर जो है, इस कॉपर जो है यहाँ पर देखिए अकेला हो गया। तो बताइए इस प्रकार के रिएक्शन, इस प्रकार की अभिक्रिया किस में होता है। तो किस में होता है आप सब बताएंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया में होता है, क्योंकि इसमें विस्थापन की क्रिया हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि आवर्धन धनात्मक है तो वस्तु की दूरी होगी। बताइए वस्तु की दूरी क्या होगा यदि आवर्धन धनात्मक है। चलिए देखिए एक बात सुनिए, जब अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जो होता है मेरे भाई क्या होता है, तो यहाँ पर समझिएगा जो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच जब क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होगा, तो समझिए कि एक आवर्धित होगा। क्या होगा, एक आवर्धित होता है। यानी आवर्धित होता है तो समझिए कि आवर्धन उसका धनात्मक होगा। अगर आवर्धन धनात्मक है तो ये क्या होगा, तो 10 सेंटीमीटर से कम होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बोला कि अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर ले जाने पर आवर्धन क्या होगा। यानी अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर वस्तु को ले जाएंगे, अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर वस्तु को ले जाएंगे तो क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर शून्य हो जाता है। तो आवर्धन क्या होगा मेरे भाई, तो आवर्धन क्या होता है आप सभी बताएंगे। तो बोलेंगे आवर्धन बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 11 बताइए। बोला कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ऑप्शन लिख दे रहे हैं, समझिएगा। ऑप्शन हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 8 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर लिख देते हैं 4 × 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। आगे लिख देते हैं 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बताइए, अब बताइए कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो आप सभी को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है मेरे भाई। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, बताना है मेरे भाई कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। कि यांत्रिक तरंग है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है, या फिर ध्वनि तरंग है, या मेरे भाई जल तरंग है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है मेरे भाई, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है। आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है, आप सब बताइएगा। चलिए बताइएगा आप सब कि क्या संबंध है। क्या होता है कि बोला है परावर्तन कोण और क्या बोला है आपतन कोण। परावर्तन कोण और क्या बोला है, तो आपतन कोण बोला है। यानी क्या होगा, तो क्या होगा, आई बराबर आर होता है। आई बराबर क्या होता है, आर होता है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग बी में रख देंगे तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए।
क्या बोला कि वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन के जो पीछे देखते हैं उसमें जो दर्पण लगा हुआ होता है वो किस दर्पण होता है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या वह समतल होता है या फिर उत्तल होता है या फिर अवतल होता है मेरे भाई, या फिर बेलनाकार होता है, बताइएगा। तो किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल के प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो उत्तल के उपयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, तो लंबा होता है, या फिर बोल सकते हैं दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिसके कारण ही उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बताइएगा। 15 नंबर सवाल क्या बोला कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बड़ी आसान क्वेश्चन, धरती का सबसे आसान सवाल है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि या कॉर्निया पर बनेगा, पुतली पर बनेगा, रेटिना पर, या फिर मेरे भाई आइरिस पर। तो बताइए मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आप सभी का जवाब आएगा कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरे भाई 16 बताइएगा। बोला कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस, क्या बोला, सॉरी निकट दृष्टि दोष ना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे। क्या उत्तल के करेंगे, अवतल के करेंगे, बेलनाकार के, या फिर मेरे भाई समतल के। किसका करते हैं, तो निकट निकट निकट, तो किसका करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो लगे हाथ बता दीजिए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। चलते हैं हम लोग आगे। चलिए क्या बोला कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। आपको बताना है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है मेरे भाई, तो एम्पियर होता है। तो लगे हाथ बता दीजिए कि वोल्ट किसका होता है। वोल्ट किसका होता है, तो विभवांतर के होता है। अच्छा, ओम किसका होता है मेरे भाई, तो प्रतिरोध का होता है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए वाट किसका होता है, तो आप सभी का जवाब आएगा कि शक्ति का होता है। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर सवाल। बोला कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। जस्ट हमने अभी बताया कि विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होगा, और कार्य के एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो जूल होता है, और ऊर्जा के एसआई मात्रक भी क्या होगा, तो जूल होगा। चलिए आगे क्या बोला 19 नंबर कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। अभी हमने बताया प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होता है, ओम। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर बोल दे प्रतिरोधकता, अगर एकरा में ता लगा दे तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, ओम मीटर। क्या लगा देंगे, ओम मीटर। चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। चलिए देखिए 20वां बोल रहा है कि ओम का नियम क्या है। बताइए मेरे भाई ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, यहाँ पर आप बोलिएगा कि ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्या बताएं। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, तो आई आर होता है। V को यहाँ पर क्या बोले हम लोग, तो V को विभवांतर बोला जाएगा। V को विभवांतर बोलेंगे मेरे भाई, और I को विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। और बोला जाए कि R क्या है, तो R प्रतिरोध होता है। आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। बताइए बोला कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ पूरा होता है, पूछा ना। चलिए तब मानव शरीर में यानी हम लोग में ही
भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ पूरा हो जाता है, यानी कहाँ जाने के बाद भोजन पच जाता है, उसके बाद पाचन की क्रिया नहीं होता है। क्या मुख में, आमाशय में, छोटी आंत में, या फिर मेरे भाई बड़ी आंत में? तो बताइए कि सही जवाब क्या होगा। अब सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगर बोले क्वेश्चन में कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू होता है कहाँ से, तो बोलेंगे शुरू होता है कहाँ से गुरुजी, तो शुरू होता है मुख से। अरे यार गुरुजी ही लिख दिया मैंने। शुरू कहाँ से होता है, तो आप सब बोलेंगे शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। यानी मुख से क्या होता है, तो शुरू होता है और सबसे अंतिम जो होगा छोटी आंत में होता है। चलिए अगला सवाल बताइए। 22 नंबर हम लोग पहुंच गए हैं। बोला कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः किस गैस की आवश्यकता होती है? अब सभी को पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही अपना भोजन बनाती है। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस 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 गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आप सभी के सामने। क्या ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर मेरे भाई हाइड्रोजन के? किसका उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका करता है, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। इसका सूत्र होता है CO2। क्या होता है, CO2। चलिए एक बात हमको बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है मेरे भाई, आप सब बताएंगे। आवश्यक कारक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन है, आप सब बताएंगे। क्या है मेरे भाई आवश्यक कारक, क्या है, तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य प्रकाश हो जाएगा। और क्या है मेरे भाई, तो क्लोरोफिल बोलेंगे, क्लोरोफिल बोलेंगे। और क्या है, तो जल बोलेंगे। और आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। आगे चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। बताइए कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, यानी पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होगा? देखिए जल का परिवहन बोला है ना मेरे भाई, तो ज से जल, और हमने बताया था कि ज से जाइलम, याद रखेंगे, ज से जल और ज से जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए कोनो दिक्कत नहीं खे, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत ना। मानव में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है, यानी मानव श्वसन की क्रिया करता है तो उसके लिए सबसे मुख्य अंग क्या है? क्या हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है, वृक्क है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या होता है, तो फेफड़ा, यानी फेफड़ा से ही सांस का होगा तो अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी। तो बताइए कि जो शरीर में अंदर जाता है वह क्या होता है, बताना है आपको, यानी कौन गैस होता है। चलिए अगला पर चलते हैं। आज के सबसे अंतिम सवाल, अंतिम भला तो सब भला। तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है मेरे भाई, आनुवंशिकता के मूल इकाई क्या है, बताना है आपको। क्या कोशिका है, जीन है, ऊतक है, अंग है? बताइए जल्दी फटाफट। क्या होगा, तो जीन होगा। अगर याद नहीं है तो याद रखेंगे। क्या होता है, तो जीन होता है। चलिए एक HW के लिए आप सभी को मिला है। HW बताइएगा इसका उत्तर कहाँ बताएंगे, तो कमेंट में बताएंगे। इसका उत्तर कहाँ बताना है, तो कमेंट में बताना है मेरे भाई। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है HW लिख के, इस तरीके से H लिखेंगे, W लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे A होगा कि B होगा कि C होगा, अपने आप जो भी उत्तर होगा वो लिख देना है। चलिए तो आज के लिए हम लोग 25 सवाल एंड कर दिए। तो बताइए कि 25 सवाल में कितने प्रश्न आपको सही हुआ, 25 में से कितने सवाल का उत्तर सही दिए? आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और समझिए अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है इस वीडियो से, थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ही फ़ायदा होगा। जितने भी हमारा आने वाले वीडियो रहेगा
उस सभी के पास बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप सब सपोर्ट कीजिए। आप सभी के लिए मैं बहुत ही जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप सब वहां जुड़ेंगे, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे मज़ा आने वाला है। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।